Hello students, very good afternoon, good night और गुड मॉर्निंग। जो जिस समय देख रहा हो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। आशा करते हैं आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। 2-3 दिनों से अपने लेक्चर नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो आज से हमारा ये लेक्चर फिर स्टार्ट हो रहा है। आज से फिर आपको लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और हमने पिछले सीरीज में एटम से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी। एटम क्या होता है, न्यूक्लियाई का भी लेक्चर आपको उपलब्ध हो जाएगा। और अब हम आपको एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, और उस टॉपिक को हम आपके सामने ला रहे हैं। ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है। ये आपके सिलेबस में क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 7 आपको मिलेगा। इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर किसका डुअल नेचर है? रेडिएशन और मैटर का। तो जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये चैप्टर में आपकी पकड़ अच्छी होगी। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये चैप्टर का स्टार्टिंग ही आपके इलेक्ट्रॉन से होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में जानते होंगे। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम होते हैं। और हम किसी भी मैटर की बात करें तो कोई भी मैटर होता है, उस मैटर का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम होता है ना। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी बेसिक बातें। जैसे आपसे बोला जाए कि एलिमेंट्री पार्टिकल, आपको समझना है एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, तो आपका जवाब आना चाहिए एटम। ठीक है, आपका जवाब हो गया एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। अब ये एटम के अंदर जो सब पार्टिकल होते हैं, तो इसके अंदर जो सब पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 3। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ये 3 सब पार्टिकल एटम के होते हैं। इनमें से हमको इन तीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फिर हम बेसिक बात यहाँ इलेक्ट्रॉन से करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रॉन से ही स्टार्ट होगा। तो ये जो चैप्टर है इसको खूब अच्छी तरह समझिएगा, इसको समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, इसमें डेरिवेशन या मैथमेटिकल बहुत कॉन्सेप्ट बहुत सारे नहीं होते हैं, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। अब आपको एटम के पार्टिकल होते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये तीनों में से कौन कहाँ प्लेस्ड होता है। तो एटम के चैप्टर में आपको समझा ही दिया था। इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के ऑर्बिट में रहता है, ये रिवॉल्व करता है। ये जो प्रोटॉन होता है ये न्यूक्लियस में होता है, और ये न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम आपको लिख कर दे देते हैं, ताकि आप इसे ठीक से लिख पाए। तो देखिए बेसिक नाम यहाँ से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, हम किसका नाम लिखेंगे? पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, है ना। फिर दूसरे नंबर पर हम आपके प्रोटॉन की बात करेंगे, और थर्ड पे हम आपकी बात करेंगे न्यूट्रॉन। ये जो 3 सब पार्टिकल ऑफ एटम होते हैं, ये इनका नाम दीजिए। फिर इनको हम थोड़ा सा सिंबल देते हैं। आप इसे सिंबल के साथ भी समझिए। इसका सिंबल किसका क्या होता है? जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है आप ई लिखिए, नीचे छोटा सा -1 लिख दीजिए, ऊपर ऐसे 0 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप जैसे आप लिखेंगे तो ये सिंबल हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटॉन है, चलिए P लिख दीजिए। यहाँ +1, अच्छा ई से भी लिख सकते हैं, यहाँ +1 लिख दीजिए और यहाँ 1 लिख दीजिए। अब यहाँ न्यूट्रॉन है, N लिख दीजिए, 0 और 1 लिख दीजिए। अब इस तरह से आप इसे सिंबल दे सकते हैं, ये आपके हो जाते हैं सिंबल। ठीक है, अब ये जो सिंबल है आपका इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनके बारे में आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी।
तो इनकी जो डिस्कवरी की थी उनके डिस्कवरर के नाम भी याद रख लीजिएगा। ये डिस्कवर्ड बाय लिख सकते हैं, डिस्कवर्ड बाय। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक। तो ये आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। अब यहाँ पर देखिए चार्ज किसमें कितना होता है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है 0 होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब आखिरी में इसका मास भी आप लिख लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये किलोग्राम में लिखा हुआ है। AMU में आप भी लिख सकते हैं 1.673 इंटू 10⁻27 kg और 1.675 इंटू 10⁻27। ये आपके सामने हमने तीनों एक जगह पर, ये जो आपके सब पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर आ गए हैं। अब इन तीनों को आप इस तरह से, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि इन तीनों के बारे में शॉर्ट नोट्स बताइए, शॉर्ट में जानकारी बताइए। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इनके सिंबल आप याद कर लीजिए। अलग सिंबल भी दे सकते हैं, आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, ये इसके चार्ज और ये मास। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी आपको ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज की बात भी करता है, और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो ठीक है इसको आप नोट करके, और मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज आप कैसे पता करते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में आज बात करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज, अब अगर आपको किसी भी पार्टिकल जिसमें चार्ज पार्टिकल हो उसका स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, तो स्पेसिफिक चार्ज हमेशा जिस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज निकालना होता है, चार्ज ऑन पार्टिकल, उस पार्टिकल का चार्ज लिखा जाता है, और उसी पार्टिकल का मास ऑफ पार्टिकल, उसी पार्टिकल का मास लिखा जाता है। तो किसी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, जब किसी का स्पेसिफिक चार्ज की बात हो तो अकेले उसके चार्ज से काम नहीं चलेगा, आप उस पार्टिकल के चार्ज को भी पता करके रखिए और उस पार्टिकल का मास भी पता करके रखिए। अगर किसी पार्टिकल के चार्ज को उसके मास से डिवाइड करते हैं तो उसका स्पेसिफिक चार्ज आ जाता है। अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें, एक एग्जाम्पल समझते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। अब ई और एम, ई बाय एम, ई बाय एम ही क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, याद करना पड़ता है इसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। अब यहाँ कूलॉम पर केजी। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.76 इंटू 10⁻11 और कूलॉम पर केजी में मिलेगी। अब इसको आप ठीक तरह से इसको कैलकुलेट करके
इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको रखा जाता है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसके मास से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग 1.76 इंटू 10⁻11 यूनिट होगी कूलॉम पर केजी। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का आप स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से, इस मेथड से आप स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करें। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसा लिखा हुआ है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हम इसके पहले टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन आपके चैप्टर का पहला पॉइंट है और इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होगा, वर्क फंक्शंस क्या होंगे और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशंस क्या होंगे, कितने टाइप्स में इलेक्ट्रॉन एमिट कराएंगे, और उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये समझा दें कि जो इलेक्ट्रॉन एमिशन वाला पार्ट है, तो यह किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कहानी होती है। अब ये कहानी कैसी होती है, देखिए कोई भी मेटल होता है, मेटल का जो सरफेस होता है, किसी भी मेटल के सरफेस की बात करें तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मेटल के सरफेस में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली इस मेटल के सरफेस पर इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन इन मेटल सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इस मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाए। लेकिन अगर आप किसी मेटल के सरफेस पर ये रैंडमली मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी आउट सोर्स से आप इन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, आउट सोर्स से मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आप इन्हें एनर्जी देते हैं। तो जब आप इन्हें एनर्जी देते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, और अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के बाद ये मेटल के सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो मेटल के सरफेस से जब ये बाहर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे आपने एग्जाम में सुना होगा कि जो सोलर पैनल होते हैं उनमें क्या प्रोसेस होती है, सोलर पैनल में ही सनलाइट को इसी इलेक्ट्रॉन एमिशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में हैं, ये हम इसे बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए हमको इन्हें अलग से सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले जैसे आपसे पूछा जा रहा है, ये जो लार्ज ये फ्री इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो सबसे पहले आप कौन सी डेफिनेशन क्लियर करते हैं, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन क्लियर करें इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब आप ये सोचें इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है। तो जैसे हमने बोला कि किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस का नाम रख दिया गया है इलेक्ट्रॉन एमिशन। कैसे बताएंगे, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ से इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है, मेटल के सीधा सिंपल से याद रखिए, किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर जो निकलते हैं उस प्रोसेस को, है ना, उस फिनोमेना को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। पर जैसा हमने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर तो अवेलेबल हैं, लेकिन वो अपने से बाहर नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन, उस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उनको किसी एक्सटर्नल आउट सोर्स से क्या प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब जब उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, गेन करेंगे, और अपनी गेन करके एनर्जी वो मेटल के सरफेस से बाहर आएंगे।
तो किस मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या सबको सेम एनर्जी देनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं रहता है। सबके लिए, हर प्रकार के मेटल्स के लिए वो एनर्जी अलग अलग होती है और सबके लिए वो एनर्जी की वैल्यू अलग होगी। तो आप देखिए उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, जितनी एनर्जी देने से किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? तो वहां पर इस एनर्जी को बोला जाता है, एक छोटा सा टॉपिक आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं, इसी को दूसरी भाषा में हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। याद रखिएगा ये दोनों एक ही बातें हैं, वर्क फंक्शन या इसी को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैसे समझाएंगे इसे? आप लिखेंगे द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy required to metal, required to electron, देखिए the minimum amount of energy required to electron for from ejection या eject out from metal surface। देखिए the minimum amount of energy required to electron eject out from metal surface। हम कह रहे हैं कि जितनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की रिक्वायर्ड है कि वो उसके सरफेस से, मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए, उसी को ही हम नाम दे रहे हैं वर्क फंक्शन। अब ऐसा नहीं समझना को वर्क कोई वर्क जैसी कोई क्वांटिटी होगी, वर्क फंक्शन नहीं। वर्क फंक्शन का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से है। तो कितनी एनर्जी उन्हें चाहिए, उस एनर्जी से वो बाहर आ जाए, उसी एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको हम किससे नोट करेंगे? इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। फाई एक वर्ड है, ये जो है ना सिंबल है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करना है, तो इसे बोलेंगे हम वर्क फंक्शन। अब क्या सभी मेटल के लिए वर्क फंक्शन सेम होता है? तो ऐसा नहीं होता है। ये सभी मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ आप बता सकते हैं द वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ये अलग अलग मेटल्स के लिए ये वर्क फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है? उस नेचर के नेचर पर डिपेंड करता है, उसके स्टेट ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है कि उसका सरफेस कैसा है ना, उस मेटल का नेचर क्या है। तो ये सारे मेटल्स के लिए ऐसा नहीं है कि एक जैसा होगा। अब इसको हम मेजर किससे करते हैं? ये हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मेजर करने की एक बहुत ही स्मॉलेस्ट छोटी यूनिट होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट होगी किसकी? वर्क फंक्शन की। और सभी अलग अलग प्रकार, किसी के लिए थोड़े से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किसी के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किसी को और उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो वर्क फंक्शन है, जब इसे आप ठीक से समझ लेंगे कि वर्क फंक्शन होता क्या है, तभी आप इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइप समझ पाएंगे। वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन, है ना, फॉर एजेक्ट आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी यहाँ पर एक चीज छूट गया है, फॉर एजेक्ट आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। तो इसे आप याद रखिए, इसे बोला जाता है वर्क फंक्शन। ये भी याद रखिएगा कि अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग, मतलब अलग अलग मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसको हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं, पॉज कर लीजिए उसको लिख करके और आगे बढ़ते हैं।
तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो यूजुअली कॉमन मेटल्स हैं जिनको हम यूज करते रहते हैं हमेशा। तो कुछ मेटल्स के लिए हम वर्क फंक्शन आपके लिए लिख दे रहे हैं। तो कॉमन मेटल्स हैं कुछ जिनके वर्क फंक्शंस क्या होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं वर्क फंक्शन ऑफ सम कॉमन मेटल्स। तो कुछ मेटल्स हैं, कॉमन मेटल्स हैं, सीजियम है, पोटेशियम है। सीजियम नाम सुना होगा आपने मेटल का। इसका जो वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सीजियम अभी याद तो रखना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर इसको पढ़ेंगे कि कितना होता है तो कहीं सवालों में, न्यूमेरिकल सवालों में आ जाता है, कुछ कॉमन है, बार बार देखने से याद हो जाएगा। 2 के आसपास ही होते हैं कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शंस। सीजियम होता है, पोटेशियम होता, ये पोटेशियम पोटेशियम अब पोटेंशियल का 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा 2.6 के आसपास होता है, सॉरी 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा मेटल आपका, और भी कॉमन मेटल्स, सोडियम देख सकते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कैल्शियम देख सकते हैं, कैल्शियम। मरकरी भी आप पढ़ सकते हैं। मरकरी के बाद आप प्लेटिनम प्लेटिनम टंगस्टन। टंगस्टन नाम के मेटल बहुत ही फेमस है, टंगस्टन। देखिए इनके सबके वैल्यूज आप याद रखिए, मैं लिख दे रहा हूं इनकी वैल्यूज। 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.20, 4.49, 5.65, 4.52। अब देखिए इस वैल्यूज को ध्यान से। सीजियम, इन सब में देखिए सबसे कम वर्क फंक्शन किसका है, सीजियम का, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम 2.30 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ज्यादा है। सोडियम 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैल्शियम 3.20, मरकुरी 4 अब ये देखिए ज्यादा वाले हैं ना, ये टंगस्टन 4.52। अब इसमें एक चीज और याद रखिए, ये जो टंगस्टन है ये बहुत ही यूजफुल मेटल है। किसके लिए यूजफुल है थोड़ा हम आगे आपको बात करेंगे। तो जैसे कुछ वर्क फंक्शंस आप इनके याद कर सकते हैं, वर्क फंक्शंस, ये आपको एक साथ नहीं याद होंगे, बस आप एक दो वैल्यू एक बार में याद कर लिया, एक दो वैल्यू दूसरी बार में, ऐसे करके जब आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे तो धीरे धीरे याद हो सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब बात ये हुई है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालना है, उनको आउटसोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कराना है। अब आउटसोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, पर एनर्जी प्रोवाइड कैसे कराएंगे, हम अलग अलग मेथड से इनको एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अलग अलग मेथड से जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो इस बेसिस पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एमिशंस हैं वो कितने टाइप्स में हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन के जो टाइप्स हैं, पहला टाइप सीखते हैं। पहला टाइप होता है हमारा थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन। अब ये थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। थर्मो से मतलब होता है हीट। अगर मैं किसी मेटल के सरफेस को किसी भी मेथड से क्या कर दूं, हीट कर दूं, हीट करने से मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेंगे और मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो इसी फिनोमिना, इसी एमिशन को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन।
तो थर्मियोनिक इमिशन का मतलब होता है द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू हीट एनर्जी। शॉर्ट में लिखते, डेफिनेशन शॉर्ट में लिखी जाती है, उसे आप समझ सकते हैं डिटेल में। किसी मेटल के सरफेस को हीट करने से, गर्म करने से उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो हीट एनर्जी से अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और एनर्जी इंक्रीज करके वो सरफेस से बाहर आ जाते हैं। उनका जो एनर्जी है उनके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है, तो वो मेटल के सरफेस से बाहर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं मिलेगी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू हीट एनर्जी, इसी को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। इसी को बोलना है थर्मियोनिक इमिशन। अब थर्मियोनिक इमिशन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसका नाम हम रख देते हैं, नामकरण करना है उसका रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। उसी को बोलना है, उसका नामकरण रखना है, थर्मिओन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थर्मिओन। थर्मिओन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन हीट करने से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं थर्मिओन। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि क्या हर प्रकार का मेटल हीट करके एनर्जी दे करके हम उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकते हैं? हर प्रकार के मेटल उसके लिए उपयोगी होते हैं या नहीं? तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी मेटल को गर्म करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए उस मेटल की कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशंस फॉर थर्मियोनिक एमिशंस क्या है? कंडीशन फॉर थर्मियोनिक इमिशन। अब थर्मियोनिक इमिशन की कुछ विशेष बातें याद रखना है। जैसे हमें किसी मेटल को क्या करना है? हीट करना है, तो हम उसको इतना हीट करेंगे कि उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकले और उस इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले वो मेल्ट नहीं हो जाए। तो ये बोला जाता है कि जो मेटल होता है उस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम से कम बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो और उसका वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, जिससे कि हम गर्म करें तो जल्दी से पिघले नहीं। तो कहा जाता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल शुड बी वेरी हाई। जितना हाई हो सके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल शुड बी वेरी हाई। ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्यों ज्यादा? इसलिए होना चाहिए कि हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से पहले इलेक्ट्रॉन निकले उसके पहले ही वो मेल्ट हो जाए। तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे मेल्ट होंगे? तो पहला जो मेटल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघलने वाला टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और जो वर्क फंक्शन है मेटल का, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल शुड बी लो होना चाहिए। अब लो का मतलब, वर्क फंक्शन लो होने का मतलब है कि थोड़ी एनर्जी देने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे अगर हमसे कोई बात कर रहा है थर्मियोनिक एमिशन के बारे में, तो थर्मियोनिक एमिशन में आप बता सकते हैं कि किसी मेटल के सरफेस को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसे हम थर्मियोनिक एमिशन बोलेंगे, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को थर्मियोन बोलेंगे। थर्मियोनिक एमिशन के लिए जिस मेटल का हम यूज करने वाले हैं उस मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब पिघलने वाला टेम्परेचर है मेटल का, वो क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे जल्दी वो पिघले नहीं। और वर्क फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन इमिट कराने वाली जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो कम से कम होनी चाहिए, ताकि जल्दी से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। अब ऐसा जो होता है, कौन सा आप पता लगाएंगे कौन सा? जैसे बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं वो गर्म होने के बाद लाइट इमिट करते हैं तो वो पिघलते नहीं है, उनका मेल्टिंग पॉइंट।
तो ये जो इसके लिए यूज की जाने वाली जो मटेरियल होता है, ज्यादातर यूज उसमें टंगस्टन होता है। ये जो टंगस्टन मेटल होता है, टंगस्टन डब्लू, केमिकल सिंबल इसका डब्लू होता है। तो ये जो टंगस्टन मेटल होता है, इसका लगभग मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 केल्विन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3550 केल्विन के आसपास होता है। इतना टेम्परेचर जब इसे दिया जाएगा, इतना, जब इतना टेम्परेचर मिलेगा इसको, तब जाकर के ये क्या होगा, मेल्ट होगा, है ना। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लगभग 3500 के केल्विन टेम्परेचर के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका जो वर्क फंक्शन होता है ना, वर्क फंक्शन लगभग 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। हालांकि ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, पर करते क्या है कि जो वर्क फंक्शन है इसका कम करने के लिए इसके ऊपर कुछ अदर मेटल्स की, अदर मटेरियल की पॉलिश वगैरह लेपिंग कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे उसका वर्क फंक्शन थोड़ा सा और कम हो जाता है। इसका वर्क फंक्शन लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी लाया जा सकता है कुछ मटेरियल्स की इसमें पॉलिश वगैरह करके। तो आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ये लगभग ये टंगस्टन जो होता है 3500 के आसपास इसका केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल है। चलिए दूसरे टाइप्स की तरफ चलते हैं। पहला टाइप आपका है थर्मियोनिक, अब दूसरा चलते हैं फोटो एमिशन की तरफ। दूसरा टाइप होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन का, फोटो एमिशन। फोटो वर्ड लग जाए तो समझ गए आप, लाइट से रिलेटेड हो गया। फोटो एमिशन का मतलब है कि अगर हम कोई एक फोटो सेंसिटिव मेटल होते हैं, किसी मेटल के सरफेस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल वेवलेंथ का लाइट या रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, तो वो उस लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने एनर्जी बढ़ा करके वो मेटल के सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो इसी को नाम रख देते हैं हम फोटो एमिशन। फोटो एमिशन में क्या होता है, लाइट या रेडिएशन, हम यूँ कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दें या लाइट बोल दें, लेकिन उसके लिए लाइट की जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है वो मायने रखती है, किस वेवलेंथ या किस फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इसकी डिटेल में बात होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि व्हेन द रेडिएशन, रेडिएशन कह दें या लाइट कह दें, लेकिन थोड़ी कंडीशनल डेफिनेशन लिखना है, सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट on metal surface, then electron emit from metal surface. This emission या this process या this phenomena is called photo emission. तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, when the radiation या light of suitable wavelength or frequency are incident on metal surface, an electron emit from metal surface, this phenomena is called photo emission. और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं and emitted electron is called photoelectron. तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं
इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करा के हम इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि फोटो एमिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक ही मीडियम ये होता है, फोटो एमिशन। लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिट कराना, फिर उस इलेक्ट्रॉन को यूज करके और करंट में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ये काम यहाँ होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि एक छोटी सी बात और याद रखना है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका? फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो आपने लाइट इंसिडेंट कराई है, उस लाइट की एक फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। इस फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी होने पर हम इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन एमिट कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसी का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कह रहा है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident radiation, minimum frequency of incident radiation below which, जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर, below which the electron emission, below which electron emission are not possible, जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगा लेंगे, इसको आगे हम समझेंगे, इसका सिंबल न्यू नोट रखेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अगर ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिट कराएंगे तो फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना होगा। फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इंटेंसिटी कुछ भी हो, ये कुछ मायने नहीं रखता। तो ये हो गया आपका फोटो एमिशन। अगला एमिशन जो आता है हमारा, उसे बोलते हैं फील्ड एमिशन। अब इसको आप जल्दी से समझ लीजिएगा, फील्ड एमिशन क्या होता है। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बात हो गई। हम क्या करेंगे, व्हेन द मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस को हम कहाँ रख देंगे, मेटल सरफेस प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो, अप्रोक्सीमेट ये बोला जाता है 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। तो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी मेटल सरफेस को प्लेस करते हैं, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन emit from metal surface, इसी को बोला जाता है फील्ड इमिशन। अब ये बात देखिए कि फील्ड इमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है। मेटल के सरफेस को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते। अच्छा, इस चैप्टर में, आपके चैप्टर में इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टाइप्स है, पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा होता है, आखिरी है, सेकेंडरी इमिशन। अब इसका नाम ही क्या रख दिया गया है, सेकेंडरी इमिशन। अब ये सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक मेटल का सरफेस है, इस तरह से कोई मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ से बहुत हाई स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल जाकर इसको हिट करता है, स्ट्राइक करता है।
तो जब ये जाके हिट करके स्ट्राइक करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर निकल जाएगा। तो जब इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसी इजेक्शन को बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन ये मेटल सरफेस से बाहर आया है इसकी एनर्जी लेकर के, इस इलेक्ट्रॉन को बोलना है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो कैसे बताएंगे आप इसकी डेफिनेशन को? आप बता सकते हैं कि व्हेन द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हो, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, then the electron emit from metal surface. This is called secondary emission. And emitted electron is called secondary electron. देखिए थोड़ा दिख रहा है, नीचे तक गया। तो ये जो दो इमिशंस हैं हमारे पास, फील्ड इमिशन और सेकेंडरी इमिशन, इनको अपन को ध्यान में रखना है। अभी फिलहाल इस चैप्टर में इनका ज़्यादा रोल नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो 4 टाइप का हुआ। एक बार जस्ट 1 मिनट में इस समरी को हम कंप्लीट करते हैं। किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शंस अलग अलग होते हैं। वो उस मेटल के नेचर पर, उस मेटल के सरफेस के स्टेट पर डिपेंड करते हैं। और कुछ मेटल्स के जो आपको वर्क फंक्शन था वो हमने लिख दिया था। फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। थर्मियोनिक एमिशन, फोटो एमिशंस, फील्ड एमिशंस एंड सेकेंडरी एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, मेटल सरफेस को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना थर्मियोनिक एमिशन होता है। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को थर्मियोन बोलते हैं। और उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस ये होती है कि जो मेटल होता है वो उसका वर्क फंक्शन बहुत ही कम रखना है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होना चाहिए। दूसरा होता है आपका फोटो एमिशन। सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट कराने से मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, उसे हम फोटो एमिशन बोलते हैं। और इसके फोटो एमिशन की डिटेल में चर्चा आगे होगी। और तीसरा होता है फील्ड एमिशन। जब मेटल सरफेस को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वहां से मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये होता है फील्ड एमिशन। और सेकेंडरी एमिशन जो होता है, हाई स्पीड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में डुअल नेचर एंड रेडिएशन का पहला लेक्चर, जिसमें आप केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया और ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन पर बात हुई। इसे पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर आपको तुरंत मिलेगा। पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए और अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी करिए और बहुत ही अच्छे परसेंट की तरफ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स की तरफ अग्रसित होइए। थैंक यू।